हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस के मैथ्स पठानकोट। दोस्तों, इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं हमारी +1 इंग्लिश की इंटेंसिव स्टडी का फर्स्ट चैप्टर जेंडर वाइज। ठीक है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि आपके पास +1 की इंग्लिश की सभी जितनी भी वीडियोस होंगी अपलोड, वो टाइम टू टाइम आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब स्टार्ट करते हैं हम जेंडर वाइज। देखिए, नाम से स्पष्ट हो रहा है जेंडर वाइज। जेंडर वाइज मतलब होता है कि लिंग के आधार पर भेदभाव करना। जैसे लिंग, औरत और मर्द दोनों के बीच भेदभाव, ठीक है ना। मतलब जेंडर के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करना। जो स्टोरी लिखी गई है सुधा मूर्ति के द्वारा, वो एक अच्छे सोशल वर्कर थे और एक ऑथर थे। ठीक है, उनके साथ किस किस फील्ड में जो जेंडर वाइज होता है उनके साथ लिंग के आधार पर भेदभाव होता है, इस चैप्टर में उसकी चर्चा की गई है। ये एक शॉर्ट ऐसे एक स्टोरी है उनकी, शॉर्ट ऐसे जो उनके साथ विपरीत हुआ वो सारा इस स्टोरी में है। चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं। साथ में ही सबसे पहले देखिए, सुधा मूर्ति के बारे में लिखा गया है कि ये जो साइंस, कंप्यूटर साइंस की एमटेक कर रहे थे इंस्टीट्यूट में बेंगलोर में। उस दौरान उनके साथ जो हुआ उसके बारे में इन्होंने लिखा है, और ये अवार्डेड भी थे, पद्मा श्री अवार्ड इनको मिला हुआ था। चलिए बाकी इसकी इंट्रोडक्शन आप पढ़ते पहले चैप्टर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है जेंडर वाइज। देखिए, इट वॉज लॉन्ग टाइम अगो आई वॉज यंग एंड ब्राइट, bold and idealistic. I was in the final year of my master course in computer science at the Indian Institute of Science in Bangalore. देखिए, बहुत लंबे समय की बात है जब मैं, ये कौन बोल रही हैं, ये सुधा मूर्ति जी बोल रहे हैं, जब मैं जवान थी, सुंदर थी और इडलिस्टिक होता है आदर्शवादी थी। मैं फाइनल ईयर में पढ़ती थी और मास्टर कर रही थी, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर रही थी कंप्यूटर साइंस में। कहाँ? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन बेंगलोर, जो अब जाना जाता है देन नोन एज दी टाटा इंस्टीट्यूट, अब जाना जाता है टाटा इंस्टीट्यूट के नाम से। लाइफ वॉज फुल ऑफ फन एंड जॉय। आई डिड नॉट नो व्हाट हेल्पनेस और इनजस्टिस मीन्ट। बोलते हैं हम कि उस समय जो ज़िंदगी थी काफ़ी मज़े में बीत रही थी, इंजॉय कर रहे थे। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि लाचारी और अन्याय किसे कहते हैं, उसके मतलब क्या होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज। इट वॉज प्रोबेबली अप्रैल 1974। बेंगलोर वॉज गेटिंग वार्म एंड ग्लैमर्स वर ब्लूमिंग at the IISC campus. It was the only girl in my postgraduate department and was staying at the ladies' hostel. Other girls were pursuing research in different departments of science. ये शायद 1974 के अप्रैल का समय था। बेंगलोर में गर्मी बढ़ रही थी और IISC से आते में, जो उसका हॉस्टल था, में गुलमोहर के पेड़ों पर फूल आ रहे थे। पोस्ट ग्रेजुएट विभाग में मैं अकेली ही लड़की थी और मैं लड़कियों के हॉस्टल में रह रही थी। अन्य लड़कियां विज्ञान के विभिन्न विभागों में शोध कार्य कर रही थी। आगे देखते हैं। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग अब्रॉड टू कंप्लीट अ डॉक्टरेट इन कंप्यूटर साइंस। मैं कंप्यूटर विज्ञान में डॉक्टरेट होती है PhD, ठीक है, डॉक्टरेट की उपाधि के लिए पढ़ाई पूरी करने के लिए विदेश जाने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी। आई हैड बीन ऑफर्ड स्कॉलरशिप फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ इन दी USA। मुझे अमेरिका के विश्वविद्यालयों के द्वारा छात्रवृत्ति की पेशकश, छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप, वजीफ़ा बोलते हैं ना पंजाबी में, पेशकश की गई थी। आई हैड नॉट थॉट ऑफ टेकिंग अप अ जॉब इन इंडिया। मैंने भारत में नौकरी करने के बारे में नहीं सोचा था। वन डे वाइल ऑन द वे टू माई होटल फ्रॉम
our lecture hall complex, I saw an advertisement on the notice board. It was a standard job requirement notice from the famous automobile company Telco, now Tata Motors. मैंने क्या बोलते हैं, एक दिन लेक्चर हॉल भवन से अपने हॉस्टल की ओर जाते समय मैंने नोटिस बोर्ड पर एक विज्ञापन देखा। यह एक विशिष्ट नौकरी संबंधी विज्ञापन था जो कि वाहन बनाने वाली मशहूर कंपनी टेल्को, जिसे अब टाटा मोटर्स कहते हैं, उसकी ओर से लगाया गया था। आई स्टेटेड दैट द कंपनी रिक्वायर्ड यंग ब्राइट engineers hard working and with an excellent academic background etc। देखिए, इसमें कहा गया था कि कंपनी को नौजवान होशियार इंजीनियरों को जो परिश्रमी हों, मेहनती हों तथा जिनकी उत्तम शैक्षणिक पृष्ठभूमि बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड को बोलते हैं पृष्ठभूमि, जिनका जो बैकग्राउंड हो, एक शैक्षणिक जो उसकी योग्यता हो बिल्कुल एक्सीलेंट हो, ठीक है, जो उसमें इश्तिहार में बोला गया था। आगे देखिए, एट द बॉटम वॉज अ स्मॉल लाइन, दी स्मॉल लाइन, देखिए सबसे नीचे एक छोटी सी लाइन लिखी हुई थी, ठीक है, क्या लाइन थी, लेडी कैंडिडेट नीड नॉट अप्लाई। क्या लिखा हुआ था, स्त्री उम्मीदवारों को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए इसी लाइन से ये स्पष्ट हो गया है कि वहाँ पे जेंडर वाइज चल रहा था, लिंग के आधार पर भेदभाव चल रहा था। I read it and was very upset. For the first time in life I was up against gender discrimination। मैंने इसे पढ़ा और बहुत दुखी हुई। ज़िंदगी में पहली बार मैं लिंग भेदभाव का सामना कर रही थी। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पैराग्राफ। Though I was not keen on taking up the job, I saw it as a challenge। यद्यपि मैं नौकरी करने के लिए उत्सुक नहीं थी, मैंने इसे एक चुनौती के रूप में देखा। देखिए उसमें नोटिस में लिखा गया कि औरतों को ये फॉर्म अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और देखिए सुधा मूर्ति ने क्या किया, उनको इस जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उन्होंने इसे एक चैलेंज की तरह लिया जानबूझ के। आई हैड डन एक्सट्रीमली वेल इन एकेडमिक्स, बेटर देन मोस्ट ऑफ माई मेल पीयर्स। मैंने पढ़ाई में बहुत अच्छा किया था, अपने ज़्यादातर पुरुष साथियों से बेहतर, ठीक है। लिटल डिड आई नो देन दैट इन रियल लाइफ एकेडमिक एक्सीलेंस इज़ नॉट इनफ टू बी सक्सेसफुल, ठीक है। तब मुझे बहुत ही कम पता था कि वास्तविक जीवन में सफल होने के लिए पढ़ाई लिखाई की श्रेष्ठता ही काफ़ी नहीं होती, ठीक है भी। आफ्टर रीडिंग दी नोटिस आई वेंट fuming to my room. I decided to inform the topmost person in Telco's management about the injustice the company was perpetrating। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, नोटिस पढ़ने के बाद मैं आग बबूला हुई, गुस्से में आ गई और अपने कमरे में चली गई। मैंने टेल्को के प्रबंधक, जो उसका मैनेजर था, उस वर्ग के चोटी पर बैठे व्यक्ति को उस अन्याय के बारे में सूचित करने का फैसला कर लिया जो कंपनी कर रही थी। आई गोट अ पोस्ट कार्ड एंड स्टार्टेड टू राइट बट देयर वॉज अ प्रॉब्लम। आई डिड नॉट हाउ हेडेड टेल्को। आई थॉट इट मस्ट बी वन ऑफ दी टैट्स। मैंने एक पोस्ट कार्ड लिया और लिखना शुरू कर दिया, लेकिन एक समस्या थी, मैं नहीं जानती थी कि टेल्को का मुखिया कौन था, ठीक है भी। I knew J.R.D. Tata, देखिए, I knew J.R.D. Tata was head of the Tata Group. I had seen his picture in newspaper. Actually, Sumant Moolgokar was the company's chairman then, ठीक है। अब देखिए लड़की क्या सोच रही थी, मैं जानती थी कि मिस्टर J.R.D. टाटा समूह के मुखिया था। मैंने उसकी तस्वीरें कई बार समाचार पत्रों में देखी हुई थी, लेकिन वास्तव में उस समय जो मूल गावकर थे, ठीक है ना, मूल गावकर थे, वो उसके चेयरमैन थे उस। आई टुक द कार्ड, addressed it to J.R.D. and started writing।
To this day I remember clearly, but I wrote the greatest stats have always been pinners. देखिए इन लाइन्स में क्या बोला गया है कि मैंने पोस्ट कार्ड लिया, इसमें मिस्टर JRD को संबोधित किया, उसका एड्रेस लिखा और लिखना शुरू कर दिया। आज भी मुझे स्पष्ट रूप में याद है कि मैंने क्या लिखा था। महान टाटा परिवार के लोग हमेशा मार्ग प्रस्त करने वाले रहे हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है। आगे देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। दे आर पीपल who started the basic infrastructure industries in India such as iron and steel, chemicals, textile and locomotives. They have cared for higher education in India since 1900 and they were responsible for the establishment of the Indian Institution of Science. Indian Institution of Science. Fortunately, I study there, but I am surprised how a company such as Telco is discriminating on the basis of gender. अब देखिए सुधा मूर्ति जी क्या लिखते हैं कि वे वही लोग हैं जिन्होंने भारत के बुनियादी जो ढांचा था उद्योग जैसे लोहा और इस्पात, रसायन द्रव, वस्त्र, रेलगाड़ियों के इंजन की शुरुआत की थी। वर्ष 1900 से ही उन्होंने भारत में उच्च शिक्षा के बारे में चिंता की और वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना के लिए जिम्मेवार थे। कौन? टाटा के। ठीक है, सौभाग्यवश मैं वहीं पढ़ती हूँ, बोलते थे हम, सुधा मूर्ति वहाँ पढ़ती थी। लेकिन मुझे हैरानी है कि टेल्को जैसी एक कंपनी किस तरह लिंग के आधार पर जो लोगों के साथ भेदभाव कर रही है। आई पोस्टेड दी लेटर एंड फॉरगेट अबाउट इट। आई पोस्टेड दी लेटर एंड फॉरगेट अबाउट इट। मैंने पत्र भेज दिया और इसके बारे में भूल गई। आगे देखते हैं। Less than 10 days later, I received a telegram stating that I had to appear for an interview at Telco's Pune office at the company's expense. I was taken aback by the telegram. My hostel mates told me that I should use the opportunity to go Pune free of cost and buy them the famous Pune series for cheap. ठीक है, इन लाइन्स में क्या बोला गया हम कि 10 दिन बाद वो भूल चुकी थी कि उसने कोई लेटर भी सेंड किया, लेकिन 10 दिन के बाद से भी कम समय बाद मुझे एक डाकतार प्राप्त होती है जिसमें लिखा था कि मुझे टेल्को के पुणे वाले कार्यालय जो दफ्तर है, उनका ऑफिस है, उसमें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, वो भी उनके खर्चे के ऊपर। ठीक है, उनका कोई खर्चा नहीं होगा। और जो चिट्ठी आई थी उसे पाकर वो हक्की बक्की रहेगी, मतलब कि ठीक है। और जो उसकी हॉस्टल की जो उसकी मेट थी, रूममेट थी, उन्होंने कहा कि मुफ्त पुणे जाने का ये एक तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, इसे ज़रूर कैरी करो। और वहाँ पे बहुत पुणे की बहुत मशहूर साड़ीज़ हैं, देखिए लिखा साड़ियाँ जो पहनती हैं औरतें मशहूर है, वो सस्ते दाम पर ख़रीद कर लाना और उसका लाभ उठाओ। ये उसकी सहेलियाँ बोल रही थी। चलिए आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट पेज। I collected ₹30 each from everyone who wanted a साड़ी। देखिए साड़ी नहीं बोल रहा है इसको, क्योंकि इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में साड़ी को साड़ी बोलते हैं। ठीक है। When I look back, I feel like laughing at the reason for my going, but back then they seemed good enough to make the trip। देखिए उन्होंने क्या किया, मैंने हर जो जितनी भी लड़कियां थी, हर किसी से जो भी साड़ी चाहता था 30-30 रुपये इकट्ठे कर लिए। और आज जब मैं मुड़कर देखती हूँ तो मेरा जो अपने पुणे जाने के कारणों पर हंसने का दिल करता है, क्योंकि वो साड़ी के लिए पुणे जा रही थी, लेकिन उस समय वे मुझे वहाँ जाने के लिए अच्छे खासे कारण प्रतीत हुए थे, क्योंकि वो वहाँ पे जो जेंडर वाइज हो रहा था, लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहा था। वो नौकरी में इंटरेस्टेड तो नहीं थी, लेकिन एक वो जेंडर वाइज के लिए जाना चाहती थी, और दूसरा उसकी सहेलियाँ जिद कर रही थी कि वहाँ से सस्ती साड़ियाँ मिलती हैं, वो हमें लाकर दो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। इट वॉज माई फर्स्ट विजिट टू पुणे एंड इमीडिएटली फेल इन लव विद द सिटी। पुणे की ये मेरी पहली यात्रा थी और मुझे पहली ही नज़र में शहर से प्यार हो गया। टू दिस डे इट रिमेन्स डियर टू मी। आई फील एज मच एट होम इन पुणे एज आई डू इन हुबली, माई होम टाउन।
दी प्लेस चेंज्ड माई लाइफ इन सो मैनी वेज़। आज तक जे मेरा प्रिय शहर बना हुआ है। पुणे में मुझे उतना ही घर के जैसे महसूस होता है जितना कि मेरे जो हमारा घर है हुबली में, वैसे जहाँ फ़ील होता था वैसा ही पुणे में फ़ील होता है। इस जगह ने मेरे जीवन को कई तरह से बदल दिया। एज डायरेक्टेड आई वेंट टू टेल्कोस पिंपरी ऑफिस फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, जैसे कि मुझे निर्देश दिया गया था कि मैं टेल्को के पिंपरी कार्यालय में इंटरव्यू के लिए गई। देयर, नेक्स्ट लाइन देखते हैं हम। देयर वर 6 पीपल ऑन दी पैनल। देयर वर 6 पीपल ऑन दी पैनल एंड आई रियलाइज देन दैट दिस वॉज अ सीरियस बिजनेस। समूह में 6 लोग बैठे हुए थे। उन्होंने क्या देखा, 6 लोग बैठे हुए थे और तब मुझे ये एहसास हुआ कि ये एक गंभीर मामला था। ठीक है, एक सीरियस मैटर था। क्या कि एक लेडीज़ इंटरव्यू देने आई है, जबकि नोटिस में लिखा गया था कि लेडीज़ को ये फॉर्म अप्लाई करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, चलिए आगे पढ़ते हैं। दिस इज़ द गर्ल हु रोट दी टू JRD। आई हेयर्ड समबडी विस्पर एज सून एज आई एंटर द रूम। Why then I knew for sure that I would not get the job. The realization abolished all fear from my mind, so I was rather cool while the interview was being conducted. देखिए, जहाँ ये वह लड़की है जिसने मिस्टर JRD को पत्र लिखा था, मैंने किसी व्यक्ति को कान में किसी के बात करते हुए ऐसा सुन लिया। जैसे ही मैंने कमरे में प्रवेश किया तब मुझे निश्चित तौर पर पता लग गया था कि ये नौकरी मुझे नहीं मिलेगी। ठीक है ना, और यही उसको एहसास हो गया था इसको मुझे तो ये नौकरी मिलेगी नहीं। वो फिर बोलते हैं कि मेरे दिमाग में ढेर सारे जो डर था वो ख़त्म कर दिया इस बात ने कि नौकरी तो मुझे मिलेगी नहीं। इसलिए जब इंटरव्यू लिया जा रहा था मैं बहुत ही शांत हो चुकी थी। इवन बिफोर द इंटरव्यू स्टार्टेड I reckoned the panel was based, so I told them rather impolitely, I hope is only a technical interview. देखिए, इंटरव्यू शुरू होने से पहले कि मुझे लगा कि विशेषज्ञ जो उसके विशेषज्ञ आए थे इंटरव्यू लेने वाले का समूह पक्षपाती था, कि वो पक्षपात करने वाला था। ठीक है, जहाँ वर्ड है ना ये वाला इम्पोलिटली, ये होता है पक्षपात। ठीक है ना, पक्षपाती समूह था और इसलिए मैंने उन्हें बता दिया, बल्कि थोड़े रूखे ढंग से, मुझे उम्मीद है कि ये सिर्फ एक तकनीकी इंटरव्यू है। उन्होंने गुस्से में, सुधा मूर्ति ने उनको ये बोल दिया कि उम्मीद करती हूँ कि ये एक टेक्निकल इंटरव्यू हो, ना कि बदला देने वाला। ठीक है। दे वर टेकन अबैक बाय माई रूडनेस एंड इवन टुडे आई एम अशेम्ड अबाउट माई एटीट्यूड। The panel asked me technical questions and I answered all of them. Then an elderly gentleman with an affectionate voice told me, "Do you know why we said lady candidate need not apply?" ठीक है, मेरे जो अभद्रता को देखकर हक्के बक्के रह गए थे वो इंटरव्यू वाले, और आज भी मैं अपने उस रवैये से शर्मिंदा हूँ जो मैंने उस वक्त बोला उनको। और उनकी जो टीम आई थी इंटरव्यू लेने वाली, मुझे तकनीकी क्वेश्चन पूछने लगी और मैं उनके उत्तर देती गई। फिर उनमें से एक वृद्ध भद्रपुरुष था, वो ठीक है बूढ़ा था, उसने स्नेहपूर्वक आवाज़ से मुझे बोला, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हमने ये क्यों कहा था कि स्त्रियों को उम्मीदवारों को जो आवेदन भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है? The reason is that we have never employed any ladies on the shop floor. This is not a co-ed college. This is a factory. इसका कारण ये है कि हमने कंपनी के कारखाने में इससे पहले कभी किसी स्त्री को नौकरी पर नहीं रखा है। ठीक है, ये सह शिक्षा महाविद्यालय नहीं है। ठीक है, ये कोई BEd कॉलेज नहीं है, ये एक कारखाना है। आगे क्या बातचीत होती है? When it comes to academics, you are a first ranker throughout. We appreciate that, but people like you should work in such laboratories. जब शिक्षा की बात आती है, तुम अपनी शिक्षा के पूरे समय के दौरान प्रथम स्थान पर रही हो। हम इस बात की प्रशंसा करते हैं, परंतु तुम जैसे लोगों को शोधकर्ताओं के लिए बने हो और प्रयोगशालाएँ होती हैं उसमें ही अच्छे
लगते हो और उसमें ही काम करना चाहिए। आई वॉज अ यंग गर्ल फ्रॉम स्मॉल टाउन हुबली। माई वर्ल्ड हैड बीन अ लिमिटेड प्लेस। आई डिड नॉट नो द वेज of large corporate house and their difficulties. So I answered, but you must start somewhere, otherwise no woman will never be able to work in your factories. देखिए, मैं एक छोटे से शहर हुबली में आई एक युवा लड़की थी। एक सीमित जगह में मेरी दुनिया रही थी। मुझे बड़े बड़े औद्योगिक जो घराने थे उनके तौर तरीके और उनकी मुश्किलों के बारे में कुछ नहीं पता था। इसलिए मैंने उत्तर देते हुए कहा, लेकिन आपको कहीं तो शुरुआत अवश्य करनी चाहिए, नहीं तो कोई भी स्त्री कभी भी आपके कारखानों में काम करने में समर्थ नहीं हो पाएगी। देखिए, सुधा मूर्ति ने औरतों का पक्ष रखा यहाँ पे कि अगर आप आज मौका नहीं देंगे तो जो औरतें हैं वो आपकी फैक्ट्रीज़ में काम करने की समर्थ नहीं हो पाएंगी। Finally, after a long interview, I was told I had been successful, so this was that the future had in store for me. Never had I thought I would take up a job in Pune. I met a shy young man from Karnataka there. We became good friends and we were got married. अंततः जब फाइनली क्या हुआ कि एक लंबे इंटरव्यू के बाद मुझे बताया गया कि मैं सफल रही थी, इंटरव्यू में मैं सफल हो चुकी थी। इस प्रकार ये था कि जो मेरे भाग्य में लिखा था, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं पुणे में नौकरी करूंगी। वहाँ मेरी मुलाकात कर्नाटका से आए एक शर्मीले नौजवान से हुई। हम अच्छे दोस्त बन गए। फिर हम दोनों ने क्या कर लिया, शादी कर ली। इट वॉज ओनली आफ्टर ज्वाइनिंग टेल्को दैट आई रियलाइज्ड हु JRD वॉज द uncrowned king of Indian industry. Now I was sacked, but I did not get to meet him till I was transferred to Bombay. One day I had to show some reports to Mr. Mool Gokar, our chairman, how we all knew as SM. देखिए, अब जो सुधा मूर्ति है ऐसे बोलती हैं कि ऐसे टेल्को कंपनी में आने के बाद ही हुआ कि मुझसे एहसास हुआ कि मिस्टर JRD कौन था। भारतीय उद्योग का बेताज बादशाह था। अब मैं बहुत डर गई थी कि परंतु मुझे उससे मिलने का अवसर तब तक नहीं मिल पाया था कि जब तक मेरी बदली बम्बई में नहीं होगी। और देखिए, एक दिन मुझे हमारे चेयरमैन मिस्टर मूल गावकर, जिसे हम SM के नाम से जानते हैं, को कुछ रिपोर्टें दिखानी थी। देखिए, अब सुधा मूर्ति को उस टेल्को कंपनी में जॉब मिल चुकी थी। इंटरव्यू उसका सफल हो चुका था। उन्होंने स्त्रियों के विरुद्ध चल रहे थे जेंडर वाइज से जीत प्राप्त की। अब देखिए, वो मिलना चाहते थे उसके JRD से, क्योंकि उन्होंने लेटर JRD को लिखा था। उसे जो चेयरमैन था SM, उसको मूल गावकर को रिपोर्ट दिखानी थी। वो बम्बे थे, वो उनको बम्बे के लिए, देखिए जो मुंबई है उससे पहले बम्बे कहते थे, ठीक है, वहाँ पे चेक करवानी थी। आगे पढ़ते हैं। It was in his office on the first floor of Bombay House when suddenly JRD walked in. That was the first time I saw Apro JRD. Apro means our in Gujarati, ठीक है। This was the affectionate term by which people at Bombay House called him. देखिए, मैं बॉम्बे हाउस की पहली मंजिल पर स्थित उसके कार्यालय में जब अचानक मिस्टर JRD अंदर आए, ये पहली बार था जब मैंने अप्रो JRD को देखा। अप्रो मीन्स जो गुजराती में अपने को बोलते हैं अप्रो, ठीक है, अप्रो JRD, हमारा JRD। बॉम्बे हाउस के लोग उसे इसी प्यार भरे शब्द से पुकारते थे। आई वॉज फीलिंग वेरी नर्वस रिमेंबरिंग माई पोस्ट कार्ड एपिसोड। SM introduced me nicely here. That's what his close associate called him. This young woman is an engineer and to a postgraduate. She is the first woman to work on the telco shop floor. फिर देखिए, अपनी पोस्ट कार्ड वाली घटना को याद करके मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। SM ने बहुत अच्छी तरह से मेरा परिचय देते हुए कहा कि नवयुवती एक इंजीनियर है और वह भी पोस्ट ग्रेजुएट है।
ठीक है, और टेल्को के कारखाने में काम करने वाली ये पहली स्त्री है। देखते हैं आगे। JRD looked at me. I was praying he would not ask to me any question about my interview or the postcard that preceded it. देखिए वो घबरा रही थी कि जब JRD ने उनकी ओर देखा, वो प्रे करने लगी कि जो JRD है उसके इंटरव्यू के बारे में कुछ ना पूछे, और उसने जो पोस्ट कार्ड सेंड किया था उसके बारे में कोई ना कोई सवाल ना पूछे। Close to 50% of the students in today engineering college are girls, and there was a woman on the shop floor. In many industry segments, I see the changes and I think of JRD. If at all time stop and ask me what I want to from life, I would say I wish JRD were alive today to see how the company he started has grown. He would have enjoyed it wholeheartedly. देखिए आज के इंजीनियर कॉलेज में पढ़ने वाली विद्यार्थियाँ जो भी हैं, लड़कियां हैं, वो लगभग 50% हैं, और उद्योगों में कई हिस्सों के कारखानों में स्त्रियां काम करती हैं। मैं इन परिवर्तनों को देखती हूं और फिर मिस्टर JRD के बारे में सोचती हूं। यदि समय रुक जाए और मुझसे पूछे कि मैं ज़िंदगी में क्या चाहती हूँ, तो मैं क्या कहूँगी कि काश मिस्टर JRD आज ये देखने के लिए ज़िंदा होते कि जिस कंपनी को उन्होंने शुरू किया था आज वहाँ जो कितनी आगे बढ़ चुकी है, उन्होंने इसका पूरे दिल से आनंद उठाना था। दोस्तों ये थी जेंडर वाइज में हमने क्या सीखा कि लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहा था। सुधा मूर्ति ने जॉब होते हुए भी अच्छी एक स्टेप उठाया पुणे जाने का। पुणे जाके उन्होंने इंटरव्यू में ऐसे सवाल के उत्तर दिए कि उन्होंने दिखाया कि औरतें किसी से कम नहीं हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि आज आप औरत को मौका नहीं देंगे तो कभी भी वो आपके कारखाने में काम करने के काबिल नहीं रहेगी, और इससे उन्हें जेंडर वाइज ना होने दिया। और आज क्या स्थिति आ गई है कि 50% लड़कियां जो इंजीनियरिंग कर रही हैं, कारखानों में काम कर रही हैं, ठीक है। और उनकी एक ही विश थी कि JRD जो थे वो आज ज़िंदा होते तो देखते कि लड़कियां कैसे उनकी कंपनी को चला रही हैं। दोस्तों ये थी सुधा मूर्ति की जेंडर वाइज। आई होप आपको समझ आ गई होगी। प्लीज़ चैनल के साथ जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।